अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के अरकान पर वजारत उज़्मा के लिए साजबाज के इल्जामात लगा रही हैं। पीटीआई को नून लीग में 4 वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नजर आते हैं, जबकि इसी तरह नून लीग को तहरीक इंसाफ में 2 लोग इमरान खान के मुतबादिल के लिए मुतहर्रिक नजर आते हैं। इस दिलचस्प सूरत हाल में कुछ अहम सवाल पैदा होते हैं। एक, क्या वजारत उज़्मा तब्दील हो सकती है? क्या वजारत उज़्मा की तब्दीली हुक्मरान जमात के अंदर ही हो सकती है? क्या इस तब्दीली के नतीजे में ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस भी बदल सकते हैं? इन मारूजी सवालात के अलावा कुछ एकेडमिक सवालात भी हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों में औलाद के अलावा जानशीन तैयार करना क्यों ममनू और बुरा समझा जाता है? इसके अलावा हुकूमत ने 5.4% शरह नमू के हुसूल का अचानक ऐलान करके अवाम को मुबारकबाद दी है, जिस पर अपोजिशन का इल्जाम है कि ये 0 से 1 का सफर है, 1 से 2 का सफर नहीं। रीबेसिंग क्या है और इससे ग्रोथ में इजाफे के क्या असरात होंगे? इस तरक्की के दावों के बीचों बीच खाद गायब है, जो तशवीशनाक है और जो गंदम के बहरान का पेश खैमा हो सकती है। एक और अहम पेशरफ्त मुल्क में पै दर पै दहशतगर्दी के वाकयात का होना है, जो मुल्क की अमन, खुशहाली और पाकिस्तान में नॉर्मलसी के लिए एक खतरे की घंटी है। क्या दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। जो मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहिब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ शहजाद सईद चीमा साहिब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलिया साहिबा, आपसे आगाज कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से, वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से अवाम को मुबारकबाद दी गई है। 5% से जायद ग्रोथ का दावा किया गया है, इस पर बहुत बात भी हो रही है। पहले तो बुनियाद समझा दीजिएगा, क्योंकि कुछ ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रीबेसिंग की गई है, सन तब्दील किया गया है, इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। क्या वाकई एक इस्तेहकाम है? क्या वाकई अवाम इसको मुबारकबाद को वसूल कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। मेरा ये ख्याल है कि आयशा, अवाम के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हम रीबेसिंग पर चाहते तो इस वक्त हमारी जो ग्रोथ यानी तरक्की की शरह है वो 5.57% होती। ये पुरानी ही रीबेसिंग पर है जिस पर 5.37% है, और यही नॉर्म होता है। इतने ही अरसे के बाद ग्रोथ की शरह हर दफा आती है। हुआ ये था, जो पुराना डेटा था, प्रोविंशियल एक बेसिस डेटा होता है, उसको कलेक्ट करते करते ये टाइम लगता है। लेकिन जो बात है, जो अवाम को हमें नवीद देने की और एक अच्छी खबर की बात है, बात यह है कि इसमें जो ब्रॉड बेस्ड एक तरक्की की शरह निकाली गई है, जिसमें एग्रीकल्चर आपका बहुत 3% प्लस पे ग्रो कर रहा है। आपका एलएसएम जो है वो तकरीबन 5.37% से ज्यादा पर ग्रोथ करे, और इसी तरह सर्विस सेक्टर आपका ग्रो करे। इसके साथ आपके पास स्टॉक जो स्टेट बैंक है उसके पास इनफ रिजर्व्स मौजूद हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 25% से बढ़ रही है। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है। आपकी 15 में से जो 11 सनतें हैं वो इस वक्त हाई ग्रोथ कर रही है। आईटी सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है, रेमिटेंसेस आपके हाई आ रहे हैं, रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, और टैक्स कलेक्शन आपकी बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सारे इंडिकेटर्स के साथ अगर तरक्की की शरह ये है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरक्की की शरह से इसका मतलब है जॉब क्रिएशन भी हो रही है। इसका मतलब है जो पर कैपिटा इनकम जो आई है वो $1666 है। यानी अगर मैं रुपए के टर्म में बताऊं तो 2,80,000 जो है वो हमारे दौरे हुकूमत में है, जबकि पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में ये 1,80,000 थी। और जो ब्लूमबर्ग ने इस चीज को इंडोर्स किया है, आप इकोनॉमिस्ट का सर्वे देखें, उसने इस चीज को इंडोर्स किया है। वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट उठाए, वो इस चीज को इंडोर्स करिए। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, वो भी पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करा देगी। आलिया साहिबा, इतने ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स और सर्वेस के बावजूद मुझे ये कहिए कि खुद आपका एक एक वजीर बैठकर कह रहा है कि इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो महंगाई का बना हुआ है, ये ट्रांसलेट कब तक होगा आम बंदे तक? मैं यही तो बात है ना कि मैं ये कहती हूं, माशी अशारिये एक तरफ,
उसके अलावा जो महंगाई का ताल्लुक है, महंगाई का ताल्लुक यह है कि आपको एक चीज, आप कमोडिटीज यानी गंदम, दालें, चीनी जो आप खा रहे हैं इस मुल्क में, जो तेल आप ले रहे हैं, वो भी आप बाहर से मंगा रहे हैं। यानी कनाडा में 30 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस वक्त यूके के अंदर आप ये देख लें कि 200 कंपनीज गैस की वो बैंक करप्ट हो गई हैं। यूएस के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, 10 साल रिकॉर्ड वहां पर टूट गए हैं। पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त गैस का क्राइसिस आया, इंडिया के अंदर इस वक्त कोल का क्राइसिस आया, चाइना के अंदर इस वक्त लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। चाइना यूएस को ब्लेम करे इस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के लिए। मतलब ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने तो नहीं किया। क्या यूके के अंदर महंगाई, कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर जो क्राइसिस आ रहा है, क्या उसके जिम्मेदार भी खान साहब हैं? जो कोविड की वजह से सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन आ रही है, क्या उसके जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है? बात सिर्फ इतनी है, ये तो बात वही बिलावल वाली है ना, उनसे शाहरुख जतोई का सवाल करते हैं कि वो आपके अस्पताल में क्यों पाया जाता है, तो कहते हैं वफाक से पूछें। उनसे उजैर मेमन के कत्ल का पूछते हैं तो कहते हैं वो आप इमरान खान से पूछे। उनसे नाजिम जोगियों का पूछते हैं, वो कहते हैं आप इमरान खान से पूछे। उनसे कहते हैं आपके गोदामों से चूहे गंदुम खा गए, वो कहते हैं इमरान खान से सवाल करें। हम कहते हैं कुत्ते के काटने की वैक्सीन है, वो कहते हैं इमरान खान से सवाल करें। इनके जवाब लेते हैं अभी आलिया साहब। हाईएस्ट कोविड की रेशियो है। बात सिर्फ इतनी है कि वहां पर ये हुकूमत की वफाक की दी हुई वैक्सीन भी अवाम को नहीं लगा सके, इनकी ना अहली ये है। तो बात यह है कि सारी ना अहलियां इमरान खान के ऊपर डालनी है। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ऑफ ब्यूरो की ये महंगाई की शरह को तो मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ऑफ ब्यूरो और नेशनल ये जो कमेटी ने ये यहां पर ये सारे जो इशारे दिए हैं, 5 नहीं मानते हैं। ठीक है जी, कैसर अहमद शेख साहब, उसको ये नहीं मानते। आप लोग भी हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद कबूल करें ना, जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं तस्लीम कर लें इसको। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन मौजूद है, उनका क्या कसूर इसके अंदर? वो तो तमाम इशारे जितने अभी आलिया साहिबा ने आपके सामने रखे हैं बेहतरीन रुख पर ऊपर जा रहे हैं। आयशा, आलिया मेरी कोलीग है और बड़ी जज्बाती और बड़े विगोरसली पीटीआई के साथ है। मैं इनकी बातें असम्बली में भी सुनता हूँ। देखिए, इकनॉमिक्स में कोई जज्बात और जोश नहीं चलते, मईशत के फिगर सब के पास होते हैं और उसमें तो इख्तलाफ होता ही नहीं है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ही हम फिगर लेते हैं। देखिए, ये आए थे पहले तो 2 साल 3 साल ये कहते रहे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है वो बहुत बेहतर हो। ये ठीक है कि मुस्लिम लीग के आखिरी दौर में करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा था, ये कहते थे हमने ठीक कर लिया। अब पहले 6 महीने की फिगर है, अगर आलिया को सारा पता ही है कि 9 अरब डॉलर तो 6 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है। जो सबसे ज़्यादा ये क्रेडिट लेते थे ना, ये हो गया। हमारा रिज़र्व जो है ना वो इस वक्त 17 अरब डॉलर है। किसी भी मुल्क का अगर 3 महीने की इंपोर्ट से कम रिज़र्व हो ना तो उसको कहते हैं कि फेल होने वाला है, वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। ये दुनिया की फिगर है, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। अब 8 अरब डॉलर हमारे पिछले 2-3 में हर महीने 8 अरब डॉलर इंपोर्ट हो रही है। अगर 24 अरब डॉलर हो तब तो वो 3 महीने के बराबर होगा। हमारे पास 17 अरब डॉलर का रिजर्व है। महंगाई है वो हाईएस्ट है, ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए ना, दुनिया पूरी में मेरा कारोबार है, मैं 56 साल से बिजनेस में हूँ और इसमें मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा ना, मैं मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा सताइश कर रहा हूँ। बात हकीकत करनी चाहिए। मसला सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई ज़रूर है, किसी जगह 2% है, किसी जगह 3% है। हमारे यहाँ 12.5% महंगाई हो गई है। और वो महंगाई हुई क्यों है? देखिए, दुनिया की जो महंगाई, जैसे आप कह रही हैं, ये आलिया ने कहा दालें महंगी हो गई, वो हमारे यहाँ भी उतनी महंगाई होगी, लेकिन हमने पिछले 6 महीने में 16-17% डिवैल्यू नहीं किया। हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं किया। यानी हमारा डॉलर 153 था मई में और आज 177 है, 177। तो 24 रुपये हमने डिवैल्यू किया। तो एक तो दुनिया में चीज़ें महंगी हुई, एक 24 रुपये हमारा पाकिस्तानी रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो डबल महंगाई हम पे पड़ रही है। कैसर साहब, आप इस ग्रोथ फिगर को तस्लीम करते हैं? नहीं, आपके साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसको तस्लीम करते हैं। मैं जी, मैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है ना। आलिया भी फैक्ट्स लेकर बैठी हुई हैं, वो भी फैक्ट्स कोट कर रही हैं, आप भी कह रहे हैं मैं इन्हीं की फैक्ट्स कोट कर रहा हूं। तो फिर इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है ना, जैसे एक दूसरे को आप लोग बर्दाश्त नहीं, इस तरह तशरीह भी बर्दाश्त नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो फिगर भी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की है वो ठीक है। वो खुद कह रहे हैं कि डी बेस किया है इन्होंने, जो बेस को इन्होंने ठीक किया है। अब अगर ये फिगर ठीक है, मैं कोई उस पर एतराज़ कर ही नहीं रहा। कब आपको मैंने कहा कि मैं एतराज़ कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फिगर ठीक है
तो ये एक तरफ तो ये कहते हैं हमने टैक्स बहुत, ये खुद कह रहे हैं हमने बड़ा टैक्स हासिल किया, मुआसिल हासिल किए। अगर 6,000 अरब रुपए भी टैक्स हासिल कर लें तो इस फिगर के मुकाबले में 9% बनता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी पहले हमारा 11-12% था। तो या वो फिगर गलत है या ये फिगर गलत है। मैं कहता हूं दोनों फिगरें ठीक हैं। जो ये कह रहे हैं वो मैं मान रहा हूं, लेकिन उससे टैक्स आपका 9% बनेगा। फिर आप वहां क्रेडिट कहां लेते हो कि हमने टैक्स बढ़ा दिया? हमारे वक्त में 11% था, जो भी हमारी फिगर थी। या कोई फर्क है तो मुझे बता दें। एक्सपोर्ट जो है 25% बढ़ी है, एक्सपोर्ट बढ़ी है 25%, मैं मानता हूं, लेकिन इंपोर्ट बढ़ी है 60%। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा सिर्फ 6 महीने में $25 अरब हो गया, जो हाईएस्ट है। फिर पाकिस्तान के बजट का जो खसारा है वो 3,500 अरब, मतलब इस वक्त इनका तो आप लोगों का भी हिस्सा है ना, फिर 3,500 अरब होगा। वो 3,500 जो होगा, इन्होंने कहा अब तो 4,000 से तजावज कर जाएगा। बजट खसारा भी बढ़ रहा है। क्या चीजें होती है? देखो ये नहीं होता कि वो टेक्सटाइल सनत बढ़ गई फलां, ये देखो ये खुद आलिया भी समझती है। ओवरऑल देखने है कि एक अगर आलिया मुस्कुरा रही है सिर्फ, तो कोई कम हो गई। साहब आप कुछ हद तक फिगर्स बाय कर रहे हैं, आपको तरीकाकार पर इतराज है, बट उनकी हुकूमत है। ये मेरी जो है ना बिल्कुल बेटियों की तरह है, खुद बड़ा एक्टिव है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि ये बड़ी मेहनत करती है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिगर्स में कोई भी तब्दीली नहीं कर सकता। फिगर जो मैं बता रहा हूं, आलिया बताए ना कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 9% है कि नहीं है, ये बताए कि हमारा जो रिजर्व है वो 3 महीने से कम है कि नहीं है, ये बताए कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $9 अरब 6 महीने में हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है कैसर साहब, मैं पीपल्स पार्टी से शहजाद साहब से भी जानूं। शहजाद साहब, जो हुकूमत 5.4% ग्रोथ का दावा कर रही है, आपने 2 पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए, तस्लीम कर रहे हैं कुछ सेक्टर्स वाकई ग्रो कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, क्या वाकई परसेप्शन आवाम की तरफ भी उस सेक्टर में भी दिखाई दे रही है कि बाय कर रहे हैं वो इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। ये तो आलिया बीबी की बातें सुन के तो लगता है कि पूरी 22-23 करोड़ आवाम नू मेला वेखण जाना चाहिए। मतलब जिंदगी इतनी खूबसूरत है, सरसब्ज़ो शादाब है, हर तरफ चांदनी की लौ महक रही है। गुजारिश ये जी कि मैं तो नीदर आई एम एन इकोनॉमिस्ट, ना मैं कारोबारी हूँ, मैं तो फील्ड का वर्कर हूँ और आम लोगों में उठता बैठता हूँ। आम लोगों के हालात ये, इन्होंने फरमाया पीटीआई की नुमाइंदा ने कि जी काश्तकार एग्रीकल्चर सेक्टर 3% ग्रोथ के साथ आ गया। काश्तकार कराची से लेके खैबर तक और ख़ास तौर पे पंजाब में, जो कि फूड बास्केट, जो कि पूरे मुल्क को ज़रूरी किल्लत से बचाने का न सिर्फ दावेदार है बल्कि साबित शुदा है। अब पूरे पाकिस्तान का और पंजाब का काश्तकार आज सड़कों पर फिर रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही। ये गंदम के बढ़ोतरी के दिन है और बढ़ोतरी के दिनों में यूरिया इज़ द मेन एग्रीकल्चरल इनपुट, जो कि उसकी बढ़ोतरी में उसको इमदाद देती है और आपकी यील्ड प्रोड्यूस पैदावार जो सी है वो बेहतर होती है। काश्तकार वहाँ पे खड़ा है। डीजल उसका दूसरा इनपुट, डीजल की स्काई रॉकेट आपने कर दी। बिजली तीसरा उसके पानी का, क्योंकि आपके पास पानी का ज़ख़ीरा नहीं है और जो ज़ख़ीरा है आप उसको बुनियादी तौर पर मुतनासिब ज़रूरत के मुताबिक तकसीम करने से नाअहल हैं। ट्यूबवेल बिजली के रेट आपने फिर स्काई रॉकेट कर दिए। आपने 1 जनवरी को जो इस मुल्क को नए साल का तोहफा अता किया वो ₹4.5 आपने उसकी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ा दी। डीजल के रेट्स आपने बढ़ा दिए, फ्यूल के रेट्स आपने बढ़ा दिए। यूरिया नापेद है कौन सी यूरिया? जो कि सरकारी नर्ख पे काश्तकार तक मुहैया होनी थी। हाँ, जहां तक आ गया ब्लैक का ताल्लुक, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने इनकैपेसिटेटेड हैं, इतने लिथार्जिक हैं, इतने अनकंसर्न्ड हैं कि वहां पे ब्लैक में 1760 रुपए की बोरी जौन सी है वो 2800, 3000, 3200 रुपए पे आपको जितनी चाहिए आपको बल्क में ट्रॉलर्स मिल जाएंगे। एक वो आ गया। अब आगे 15-20 दिन तक आपकी मकई की पैदावार काश्त होनी है। 9600 रुपए का जो 1 एकड़ का बीज का थैला है वो इस वक्त 13,500 रुपए का मिल रहा है। अभी 20 दिन बाद काश्त शुरू होनी है। डीएपी का रेट आपने, मैं सिर्फ अभी एग्रीकल्चर पे करके मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी बाकी मामलात में भी तसल्ली करता हूँ। 9800 रुपया
जो आपने डीएपी की खाद की बोरी कर दी, जिस 9800 की आपको, वो कहते हैं कभी तू उतर मेरे आंगन में शाम के बाद, आपको क्या पता कि हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो सब्सिडीज दे रही थी खाद की बोरियों पर। मैं एक बैसियत काश्तकार, मैंने 3 साल से फी बोरी जी बिल्कुल है, कागजों में है, बिल्कुल दिखाने को बहुत बेहतरीन है। 3 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ है अपनी सब्सिडी के लिए, अपनी मैं आई एम अ फार्मर बाय प्रोफेशन, और 3 साल से मुझे उसका 1 रुपया सब्सिडी का नहीं मिला। और मेरे अलावा आप तो गैलप पोल सर्वेज में के बिलीवर्स हैं, आप करवाइए। नहीं आप ये कहिए फिर शहजाद साहब ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च कर रहे हैं, जिसको शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं रेड़ा रेडी मार्च है, कोई अवाम का रिस्पांस है, लोग आपके साथ निकल रहे हैं? अगर किसान इतना परेशान है तो क्या किसान एहतजाज कर रहे हैं कहीं? मैम गुजारिश है, शेख रशीद साहब अपने दौरे रेलवे की वजारत में 78 ट्रेनों के एक्सीडेंट का जवाब दे रहे हैं पहले, जिसकी एक इंक्वायरी नहीं हुई, जिसमें बेतहाशा पाकिस्तानी जौन से वो जानों से गए। वो कौन सी बातें करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के इंटीरियर के वो वजीर हैं। इस्लामाबाद के हालात आप देख लें, मरी के हालात जो अभी सानिया मरी हुआ, परसों यहाँ पे लाहौर में बम का धमाका हो गया। ये नाच जाने आंगन टेढ़े में आके तो वो पूरे मुल्क को आगे लगा लेंगे सिर्फ। और ये जो सा 5.37, ये तो इट्स सिंपली जिगलिंग विद न्यूमेरिक्स। आपके ये न्यूमेरिक्स अगर गरीब के पेट पे पड़ा हुआ भूख का, प्यास का, गुर्बत का, अफलास का भारी पत्थर उठा सकते 5.37, तो आज आपको इन न्यूमेरिक्स की जिगल करने की जरूरत नहीं थी। आलिया साहिबा, मैं शेख रशीद ने आज एक बात की है कि इमरान खान को खुश नसीबी से ऑपोजिशन नालायक मिली है, ये खाद पे भी कुछ कहा, ये सुनिएगा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, सुनवाइए जी। अभी इमरान खान हल्फ उठाए चंद दिन हुए थे तो इन्होंने जाने की बातें कर दी थी। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। अल्लाह जो है, अगर अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह इमरान खान से राजी है, अल्लाह सभी का है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ना हम जा रहे हैं, ना आप इस काबिल हैं कि आप आ रहे हैं। हमारी नीयत साफ है, इमरान खान की नीयत साफ है, इमरान खान का अल्लाह मदद कर रहा है। देखें ना, थोड़ी सी खाद की कमी हुई, अल्लाह ने बारिश के अंबार लगा दिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह सुब्हान ताला को मंजूर हुआ तो आप देखेंगे कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। आलिया साहिबा, शेख साहब ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत कारकर्दगी नहीं खुशकिस्मती की वजह से चल रही है? सबसे पहले तो ना आयशा अब बड़ी तसल्ली से इनसे कहेगा जितना दोनों को टाइम दिया ना मुझे उतना टाइम दीजिएगा, लेकिन मैं बात इस चीज से शुरू करूंगी, भाई कौन लोग हैं ये? मतलब इतना भाषण दिया पीपल्स पार्टी के मेरे भाई ने, क्या किसान के इस्तेसाल की ये बात करेंगे जिसको 80 रुपए ये गन्ने के देते थे, और वो ट्रैक्टरों की ट्रॉलियां, उनकी लाइनों की लाइनें लगी होती थी, और वो भी पर्चियां देते थे कि 6 महीने बाद आकर आज लेना। आज उसी किसान को 350 रुपया मिल रहा है। गंदुम के काश्तकार के साथ ये क्या सलूक करते थे? 1300 रुपए से आज तक इन्होंने 10 सालों में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। आज हम 2-2 हजार उनको दे रहे हैं। ये फुट्टी के इलाके के अंदर अपनी जो थी शुगर मिलें थी ना, तो वहां इन्होंने गन्ने उगवाने शुरू कर दिए थे। क्या इन्होंने किसान का हाल किया? ये इनके सीएम सिंध ने उनके मुलाजमों के नाम पर निकले थे ट्रैक्टर्स, उनके नाम मुलाजमों के नाम पे निकले थे ट्रैक्टर स्कीम, इन्होंने अनाउंस की थी। ये इनकी बात करेंगे? ये उनकी जिनका चारा तक ये लोग खा जाते हैं, ये उनकी बात करेंगे? इनकी जरा मैं आपको बता दूं, अब आप टिपिकल पीटीआई पर आ गई हैं, उसी कल्चर पर आप आ गई हैं। प्रोडक्शन के ऊपर देखिए, मैं आप मोबाइल से पढ़ के काश्तकारी को बता रही हैं, मैं करके बताता हूं। लेते ना, मैं आपकी तरफ आती हूं। आलिया का पॉइंट ले लेना। आलिया साहिबा, देखिए मैंने बड़े आराम से 2 लोगों की बात सुनी और मुझे उनकी बात का जवाब देना है। इनसे कहें अपने टर्म्स पे पूछें। जी। इनसे कहें एंग्रो का गेट इनके एमपीए ने, एंग्रो 30% यूरिया देते हैं, इनके एमपीए ने बंद करके रखा। रेंजर्स बुलानी पड़ी कि खाली करो, चाहे सारा यूरिया तुम सिंध में ले लो। महकमा ज़राअत सिंध डिपार्टमेंट का ट्रक चोरी करते हुए पकड़ा। आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया तो हम लोग भागे, हमने बचाए। गोटकी ले ले, सक्खर ले ले, जितने रास्ते, वो इनके पर्ची चेयरमैन आकर कह रहे थे ना, हाँ जी हमारे तो एक तरफ समंदर है, हमने समंदर में यूरिया फेंकनी है, तो वो साथ ये भी देख लेते कि गोटकी और सक्खर से सारा कुछ बिलोचिस्तान के रास्ते, ईरान और अफगानिस्तान स्मगलिंग ये नहीं बचा सकते। कलामी की माजरत आलिया साहिबा, बॉर्डर मैनेजमेंट आपके पास है, सिंध कैसे खाद स्मगल कर रहा है? एक सेकेंड,
सिंध कैसे कास्ट स्मगल करे, बात तो सिर्फ इतनी है जिनका महकमा ज़राअत, जिनके एमपीएस यूरिया के प्लांट्स बंद करे और जिनका महकमा ज़राअत यूरिया के ट्रक चोरी करके ब्लैक में बेच रहा हो, अपनी हुकूमतें तो इनकी जिम्मेदारी है ना। 18वीं तरमीम के बाद फूड सिक्योरिटी, गंदम की बात हो, गंदम ये खरीदते नहीं है, पूरे मुल्क में किल्लत हो जाती है। शुगर की बात हो, शुगर केन की ये लोग क्रशिंग स्टार्ट नहीं करते, 8-8 दिन बॉयलर्स चलाकर। ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर आकर ये किसानों की बात करेंगे। यूरिया की प्रोडक्शन 5% ज्यादा है, डीएपी की प्रोडक्शन में 30% कमी आई है, किसान को 1100 अरब रुपए मिले हैं। इनसे पूछे, इनको हर चीज की प्राइस मिल रही है। डीएपी पूरी दुनिया के अंदर महंगा हुआ है। यूरिया इस वक्त जो यूरिया आप अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, 9000, जो हम यहां पर 1700 की बोरी दे रहे हैं, जैसे ये ब्लैक में कह रहे हैं 3000 की है। हो क्या रहा है, इनको भी पता है सारा तमाशा। यहां आकर सिर्फ सियासत ना करें, जो खुद पर जिसे कहे इनके अरसे के अंदर क्या यील्ड थी इन तीनों चारों मेजर क्रॉप्स की, सब कुछ ड्रॉप करके गए थे। ये वही कहते हैं ना कि हम फिगर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कौन सी हुकूमत है, 13 साल से इनकी हुकूमत है, जिनको आज तक नहीं ये पता चला किस चीज की जिम्मेदारी इनकी है। इनका चेयरमैन जो बात आती है वो आकर वफाक पर डाल देता है। इनसे पूछे ना, इतने ये लोग, हम तो थे ही नालायक, इतने ये लोग अच्छे थे तो रिजर्व 7.2 बिलियन डॉलर कम करके गए थे, करंट अकाउंट सरप्लस में था, डेफिसिट में करके गए थे। इनको किसी के उसका एहसास होगा। 4 साल डबल डिजिट की इन्फ्लेशन थी। फिर आ जाए पीएमएलएन के ऊपर। मैं तो बड़ी सादा सी बात है, मैं तो हैरान हूं कि यहां पर जब हमारा बात हुई है, इस वक्त जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स है ना 23.35 बिलियन डॉलर के हैं इस वक्त, आज तक जो स्टेट बैंक के पास हैं। ये जब छोड़ के गए थे ना तो 17 बिलियन डॉलर के थे, मतलब ओवरऑल रिजर्व की बात करी, और स्टेट बैंक के पास 7 बिलियन डॉलर के थे। इनको लग रहा है ना कि दिवालिया होना था। तो हम जब कहते रहे कि जब आप इतने कम रिजर्व छोड़ के गए तो मुल्क दिवालिया होना था, तब तो ये कहते थे ये तो हमें बड़ी अच्छी इकोनॉमी देकर गए थे, यानी 23.35 बिलियन पे मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इनके जो लोएस्ट रिजर्व थे, जो पूरी दुनिया मान रही थी, जो निगरान हुकूमत मान रही थी, उस पे मुल्क ने दिवालिया नहीं होना था। इनकी ग्रोथ 5.5 के ऊपर तो नौकरी। आलिया साहिबा ये तो निकम्मे थे ना, इसीलिए बाहर है। अब मेरी बात सुने आलिया साहिबा, मैंने आपकी बात सुनी ना। नहीं, इनके फिगर्स आप बता रही हैं, ये निकम्मे थे, ये बाहर हैं। महंगाई 12 से 15% पे जाने को है, डॉलर 200 से तजावुज करने पर है। आपका एक वजीर कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं आयशा, आपने अपने में भी तो बात करनी है ना। हम दोनों सिर्फ इनकी सुनने के लिए बैठते हैं। यही तो बता रही हूं कि अगर इन फिगर्स के साथ दुनिया में खुशहाली थी, गुर्बत कम नहीं थी, तो हमारे तो फिगर्स इनसे बहुत अच्छी है। फिर कैसे खुशहाली और गुर्बत नहीं हो सकती? मतलब ये कौन रुपया जिस जगह डिवैल्यू होकर खड़ा है, कैसे हम कह सकते हैं कि आज सब बेहतर है? लेकिन 5.3 के ऊपर अब नहीं देखे। महंगाई, आलमी महंगाई का जो असर है, अगर आपको देखकर जाए, वीट भी बाहर से लाओ, दालें भी बाहर से लाओ, गंदम, तो फिर आपका क्या कल्चर, टैक्स, उसकी एग्रीकल्चर की पॉलिसी कैसे सक्सेसफुल हुई कि 4 साल मुकम्मल होने पर भी आप सब कुछ बाहर से ला रहे हैं? पहले एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर इंपोर्ट हो रहा है। आलिया साहिबा, आपके सामने ही स्कैंडल्स। एक मिनट, एक लॉजिकल बात है। पूरे साल में 2 दफा ही फसलें लग सकती हैं। तीसरे साल की अब जब फसल लगेगी तो हम ये बता रहे हैं कि शुगर बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अब कमोडिटी सफिशिएंट के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अब हम तेल तो यहां पर पैदा कर नहीं सकते, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑलिव के ट्रीज लगा रहे हैं, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। इवन अदरक की काश्त की तरफ भी हम जा रहे हैं, नॉन ट्रेडिशनल चीजों की तरफ भी हम जा रहे हैं। यही तो हम बता रहे हैं, जब मुल्क इतना तबाह करके देकर जाए तो 3 सालों के अंदर इतनी अच्छी फिगर्स आना, ये तो सबके लिए खुशी का मकाम है, क्योंकि मुल्क मेरा भी है, मुल्क आपका भी है। ये मुल्क है तो मैं हूं, पार्टियां तो बात की बात है। तो ये मुझे के लिए चले इस पर एक ब्रेक बनती है। लेकिन फिर जो हुकूमत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, हुकूमती लोग जो आवाजें उठा रहे हैं, पीपल्स नून लीग और पीटीआई एक दूसरे के अंदर मजीद वज़ीर आज़म की तलाश में है और अते पते दे रही है। ये क्या है, सब कुछ इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कैसर शेख साहब, खाद की कमी पर पीपल्स पार्टी किसान मार्च कर रही है, खुद किसान एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर, और नून लीग ला ताल्लुक है। अवामी मसाइल लेकर आप लोग क्या थोड़ी तवज्जो कम करते हैं? अगर कोई लीगल मसाइल हो, पॉलिटिकली लीगल, वहां आपकी तवज्जो होती है, लेकिन अवाम के साथ जरा फासला है आजकल। नहीं जी, हमारा अवाम से बड़ा ज़्यादा राब्ता है और हम अपने इलाकों में जाते हैं तो सारे अवाम के मसाइल भी डिस्कस करते हैं
असम्बली में भी यही डिस्कशन होती है और 23 मार्च से एक भरपूर एहतजाज हो रहा है ये सारे आवाम के मसाइल पे और महंगाई पे। और जो बात है ना, देखिए आलिया ने बड़े जोश से ये बातें की, ये सिंपल सोचने वाली बात है। देखिए ना, दालें और तेल तो बाहर से आता है, ये बताइए गंदम तो हमारी अपनी है ना, तो गंदम 53 रुपीज़ से 53 रुपये से 100 रुपये, ये जो चीनी 53 रुपये से 100 रुपये से क्रॉस कर गई। गंदम जो है वो 35-40 रुपये किलो थी, आज कोई 55 रुपये किलो हो गई, 55 रुपये किलो हो गई। तो आप बताइए इसी तरह जी, ये बताइए कि गैस जो है चौथी सर्दियां हैं, इनके पास इतना भी नहीं अक्ल है कि सही टाइम पे बुक कर, अगर इनके पास गैस नहीं है तो गैस बाहर से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ अगर इंडस्ट्री बंद रहेगी तो उससे कितना नुकसान होगा। फिर अगर ये जो फिगर है ना, मैं सारी फिगर को सही मानते हुए ये खुद आप बता दें कि 3.5 साल में मिलाकर सब कुछ इंपोर्ट के लिए छोड़ के कितना इंपोर्ट बिल बनाएंगे कैसर शेख साहब, वो सब कुछ आप लोगों पे रखते हैं ना कि आप कहां लाके हमें खड़ा कर गए कि वो परेशान हो गए, उन्होंने जिम्मेदारी क्यों ले ली? कुल मैं कह रहा हूँ 3.5 साल में इन्होंने कुल मिला के, इनकी फिगर है 8% तरक्की की है, जो सालाना 2.25% बनती है, और आबादी में भी इतना इजाफा हो रहा है। इंडिया इस साल 10% ग्रोथ कर रहा है। इंडिया में इनके पास, इन्होंने कहा था कि बाहर से लोग हमारे यहाँ जॉब करने आएंगे। पिछले साल हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1.87 बिलियन डॉलर की रही और इंडिया में 44 बिलियन डॉलर की रही। कोविड उनके यहाँ ज़्यादा था, इंडिया में अच्छा बांग्लादेश हमसे डबल हो गया एक्सपोर्ट में। कोई सोचे समझे, ये सिर्फ जोश जज्बात की बात नहीं है। हम दुनिया के तमाम मुल्कों से नीचे रह गए और हमारा आम आदमी, खासकर सैलरीड तबका, देखिए अमीर आदमी ने ज़रूर कमाया है, और मैं कहता हूँ अमीर आदमी को टैक्स करें, डायरेक्ट टैक्स करें। मैं रिप्रेजेंट करता हूं बिजनेस कम्युनिटी को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। मैं अपने इस फोरम से, आपके फोरम से ये कह रहा हूं कि अमीर को टैक्स लगाएं, जो इनकम टैक्स होता है या जो इनकम टैक्स है या कारपोरेट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है। आप सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं, सेल टैक्स आम आदमी पे पड़ता है। ये किसने इनको समझाया है? 1000 रुपए का ये कहते हैं कि हम जो है राशन पे दे देंगे। ओ भाई, तनख्वाह बढ़ाएं कम से कम 20%, जिसकी 40,000 तक तनख्वाह है इसको 20% बढ़ाएं, और प्राइवेट सेक्टर को भी कहें कि वो अपने उजरत लोगों की बढ़ाए। इससे कुल 300 अरब रुपए का फर्क पड़ेगा। ये 100-150 अरब रुपए जाया कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हुकूमत के लिए, इनको समझ कोई नहीं। बड़ा जबरदस्त मशवरा दिया है कि जो अमीर लोग हैं उन पर आपका टैक्स बढ़ना चाहिए। मगर आलिया साहिबा, सवाल ये है कि खुद आपकी जमात के अंदर से, मैं कुछ पॉलिटिकली उसके ऊपर आऊंगी, तहरीक इंसाफ के अंदर से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। कुछ एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ जिन्होंने CV पेश की, उनका जिक्र किया है। फिर बताइएगा कि इन 4 लोगों से भी कोई पूछगछ हुई है जमात के अंदर? सुनवाइए जी। उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं वजीर आजम का, जब इन्हें नजर आ रहा है कि इनके लीडर जा रहे हैं। जी आलिया साहिबा, मुबारक को मुतबादिल क़यादत PTI के अंदर मिल गई। सबसे पहले तो आयशा, में 2-3 बातों का जवाब देकर मुतबादिल क़यादत की तरफ आती हूँ। हम ना असल में चेरी पिकिंग करते हैं। इनको चाहिए था ये तो कंपेयर कर रहे होते हैं कि जी 55 का हम छोड़कर गए, 100 की आपने कर दी। इनसे पूछें 10 रुपए का आटा था जब मुशर्रफ छोड़कर गया, आप कितने पर छोड़ कर गए थे? 20 रुपए की चीनी थी, अपने मुंह से ये 55-60 की तो मांग रहे हैं, बीच में 130, 120, 100 तक भी गई है। चिकन 90 का था, आप कितने पर छोड़ के गए थे? दूध तो 20 रुपए लीटर था। इनके जो 10 साल थे ना, 300% कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन ये उसकी बात नहीं करते, ये चेरी पिकिंग करते हैं। फिर यहां पर इन्होंने इंडिया की एग्जाम्पल दी, तो मैं इंडिया का ही दूंगी। इंडिया का सर्वे है, मेरा नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने कहा है मोर देन 6 मिलियन सैलरीड जॉब्स वर लॉस्ट इन नवंबर ओनली, और 40% उसमें से जो है वो उनका लोअर तबका है, लेबर क्लास है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। आज ब्लूमबर्ग के करे कि आपकी जॉब क्रिएशन बढ़ रही है। LSM ग्रोथ का मतलब है जॉब क्रिएशन होना। प्लीज, इंडिया से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। अभी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका तो आपका बैंक करप्ट होने लगे। अब आ जाए जो आपने बात की है, मैं सीरियसली बता दूं, बहुत हाई हम करते थे ना, मतलब जब हम बैठे होते थे घर में और सुनते थे एहसन इकबाल साहब को, वाह
लेकिन मैं एक बात बताऊं, उन्होंने अपने आप को एटलीस्ट जो है ना, मतलब सियासत करें आप, जैसे कैसर अब्बास शेख साहब हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहने का रखते हैं, इनके फिगर्स गलत नहीं होते, इनके साथ डिबेट करने में मजा आता है, लेकिन उन्होंने अपना कद काटना बहुत छोटा कर दिया। वो जो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं ना, बोने लगते हैं ये लोग। खान साहब का मुकाबला ना पार्टी क्या, पाकिस्तान क्या, वो एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर है। देखें, कोविड पर उनकी हैंडलिंग की पूरी दुनिया मोतरफ है। अफगानिस्तान में वो जो 20 साल कहते थे ना, अमेरिका ने उसी चीज को 20 साल के बाद माना है। आज फॉरेस्ट्री के अंदर ले लें, एनवायरनमेंट के अंदर ले लें, दुनिया को लीड कर रहे हैं। जो वो बातें करते हैं दुनिया सुनती है। ओआईसी में हमने ये नजारा अपनी आंखों से देखा है कि 57 कंट्रीज के 150 डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को किस तरह सुन रहे थे और क्या वर्थ किया जाता है उस इंसान को। तो उसके पाए का लीडर पार्टी में क्या, मुल्क में क्या, इंटरनेशनल लेवल का लीडर है। मान लिया उसको एक जो हमें इंटरनेशनल, और यही बात है शायद अल्लाह ताला एक बंदे के ऊपर, हम हमेशा सुनते थे ना, उतना ही बोझ डालते हैं जितनी उसकी स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए खान साहब के जमाने में लोकस्ट का हमला, कोविड का हमला, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, यानी जो 100 सालों में क्राइसिस आते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जमाने के अंदर आए। और इंशाल्लाह ताला इन सारी चीजों से हम अपने अवाम को निकालेंगे। तो उस लीडर का ये जो है ना, ये उनके मतलब मुझे ये कहते हो मुतबादिल हो ही नहीं सकता है। पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान और वहीं पे फुल स्टॉप है। पीटीआई क्या, इस मुल्क में उनका मुतबादिल कोई नहीं है, बाकी बोने हैं उनके आगे। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ कैसर साहब, लेकिन उससे पहले शहजाद साहब ये फरमाइएगा कि ये एक एहतजाज आप लोग शुरू करने जा रहे हैं 27 फरवरी को। एक पीटीआई कह रही है वो घोटकी की तरफ जा रहे हैं, कुछ वो जनूबी पंजाब लेके भी उसको पॉलिटिकली हाइप कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी राइट नाउ अपने आप को कहां फिट कर रही है, क्योंकि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार 2 जमातों से एक दूसरे के ऊपर वो रख रहे हैं। आप लोग इस एहतजाज को भी कंक्लूड कर पाएंगे, कहीं कोशिश करेंगे ऑपोजिशन साथ ऑन बोर्ड आ जाए, या बस सिंध तक महदूद रहने का ही प्रोग्राम है? बहुत शुक्रिया जी, आपने दोबारा मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह करीम ने मुझे बहुत हौसला दिया है, जो मैं इतनी देर से इतनी रवानी के साथ नेशनल, इंटरनेशनल, नेबर्स, इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, स्मगलिंग, वीट शॉर्टेज और व्हाट नॉट, जिस पे आज मैंने फैज़ हासिल किया इनसे। गुजारिश ये जी कि इतने इंटरनेशनल लीडर को तो इंटरनेशनल ही होना चाहिए। ये हमारा मुल्क भी मान लिया है। यकीन कीजिए, हमारा मुल्क ये हिम्मत, इस्तिताअत, काबिलियत कुछ भी नहीं रखता। किसी तरह से जहाँ पे आप अफगानिस्तान के रास्ते गंदम स्मगल करते हैं, उसी या चमन के रास्ते आप कुछ और स्मगल करते हैं, इनको भी मेहरबानी कीजिए। ये वहाँ जाके अपना फैज़ दें, ये कोविड मैनेजमेंट करें, ये लॉकस्ट मैनेजमेंट करें, ये एनवायरनमेंट बेहतर करें। स्मॉग का इंडिकेटर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहतरमा मैं गुजारिश करूँ कि स्मॉग इंडिकेटर लाहौर वॉज द वर्स्ट इंटरनेशनली। महंगाई का इंडिकेटर, अच्छा अब एक चीज़ अगर ये बैरूनी मिसाल दें, वो जी है कि वो बोटियाँ हलाल ने तो शोरबा हराम है। मतलब आप इंटरनेशनल मिसाल दें तो वो मुकद्दम है कि जी चाइना की बिजली शॉर्टेज हो गई। अगर शेख साहब अगर कहें कि जी इंडिया में इतने सारा आपको रिजर्व बाहर से आ गए, तो वो उनका स्टैट गलत हो गया। गुजारिश ये जी कि जी स्मॉग मैंने गुजारिश कर दी, आप दफ़ा 144 का नफाज नहीं कर सकते, आप लाहौर के रिंग रोड का भट्टा नहीं, आप जो ब्रिक्स बनाता है आप उसको बंद नहीं करा सके। बाकी रह गया आपका एनर्जी का। एनर्जी की सूरत हाल ये है कि पूरा मुल्क इस वक्त एनर्जी क्राइसिस में मुब्तला है। आप इन टाइमली कोई फैसला नहीं कर पाते। आपने गंदम के रेट्स की बात की, 2008 में 450 रुपये को 900 रुपया पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया था। और आज भी मैं दावे से कह रहा हूँ ऑन द नेशनल मीडिया, पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट 2200 रुपया दे रही है और आप 1900 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा मुलाजमतें निकलेंगी, आपने 16,000 बंदा विद सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, यक जंबिश कलम, आपने उसको नौकरियों से निकाल दिया, जिनको फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीगल एडवाइजरी कमेटी ने जाके तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बहाल करवाया।
बाकी रह गया आयशा आपके शहजाद साहब, उन्होंने 2-3 सवाल उठाए आलिया साहिबा ने सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस को लेकर, और हर बात में जब सवाल किया जाए तो विफाक पर डाल दिया जाता है। मेरा आपसे सवाल ये कि आप लोग एक एहतजाज करने जा रहे हैं विफाक के खिलाफ और आपने रास्ता लेना है बरास्ता पंजाब, वहां पीपल्स पार्टी क्या सेल करेगी यहाँ पर, इधर के वोटर को क्या बताएगी? क्या कोई चलेगा यहाँ से पंजाब से आपके साथ? आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? ऑपोजिशन भी आपके साथ नहीं है, लहदा एहतजाज आप लोग कर रहे हैं जी। ऑपोजिशन की एक मिनट, अब मैंने अल्लाह से शुक्र अदा किया अपने सब्र का, मजीद मेरे में शायद नहीं होगा। मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज मोहतरमा। गुजारिश ये जी कि मैं, आपने एहतजाज की बात की, हमारे साथ कोई चलेगा, हम अवामी जमात हैं और अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई है तो सामने आ जाए। मैं गूगल से देख के रिसर्च करके नहीं, मैं अवाम के अंदर बस के अवामी इश्यूज पे बात कर रहा हूं यहाँ पे बैठ के। पूरे इंतखाब में जमानतें जब्त हो जाती हैं फिर जी पंजाब में? जी बिल्कुल हो जाती है। पता भी नहीं चलता कि खड़ा किसे किया था हमने वहां जी से। नहीं बिल्कुल हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि पंजाब के पॉलिटिकल डायनामिक्स इस लिहाज से मैनेज किए जाते हैं और इन तरीकाकार के साथ, कभी आरओ इलेक्शन के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाए और एक वजारत उज़्मा का एक उम्मीदवार 6:30 बजे और नेशनल मीडिया आके कहे कि मुझे इतनी सीटें चाहिए, वो किससे सीटें मांग रहा था 2013 में? तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा इस बात पे ज्यादती हुई, हमें कॉर्नर किया गया और उसमें हमारा अपना भी कुछ कसूर है कि हमने वो स्पेस जौन सी हमारी बनती थी, हमारी प्रेजेंस बनती थी, जो हमारी फिजिकली होनी चाहिए थी, हमारी नहीं थी। हम वापस हैं, हम अवाम की जमात है, अवाम के दरमियान है। हम बिल्कुल 27 फरवरी को हमारे चेयरमैन ने कॉल दी है और एक इशू के लिए नहीं दी। तो अब आपको यकीन है आप कॉर्नर नहीं होंगे? जी हम 100% कॉर्नर नहीं होंगे। आप NA 133 का ये यकीन दहानी मिली है आपको? नहीं, हमें यकीन, हमें अवाम की यकीन दहानी है। हमें NA 133 के इलेक्शंस में आप देखिए ये आपके क्यों मैंने ये बात क्यों बोली है? एक खबर रिपोर्ट हुई है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को लेके कि वो कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी बहाल हुई तो PTI का वोट बैंक खराब होगा। ये उन्होंने भी आज शाम कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है। तो आप भी कुछ इस किस्म की बात कर रहे हैं कि अब कॉर्नर नहीं होंगे? वो भी कह रहे हैं। देखें, PTI का वोट बैंक था कौन सा, जिसको कंटेनर पे खड़े होके सुहाने सपने, सुहाने ख्वाब, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, तो आपको लगता है वो कंटेनर वालों की बात वो सारी, वो देखें एक वो ख्वाबों की जन्नत बना के दिखा दी गई थी, वो तारीख रात में तब्दील हो चुकी है। आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, आप साने साहिवाल को 3 साल हो गए। चले मुझे आलिया साहिबा, अब आपसे बड़ा टू द पॉइंट मेरा एक सवाल है। मैंने पहले भी बात की मुतबादिल की, अब फिर मैं आपसे वही सवाल रख रही हूँ। अभी बड़ी गुफ्तगू मुतबादिल निजाम की हो रही है। गवर्नर साहब की जिस गुफ्तगू का मैं तज़किरा कर रही हूँ उसमें उन्होंने ये भी बात की है कि निजाम नाकाम नहीं हुआ, लोग नाकाम हुए हैं। साथ ही उन्होंने अपने से मुतालिक ये भी कहा है कि यूरोप भी मेरी बसीरत का कायल है। ये आपकी जमात के अंदर से लोग उठ कर बता रहे हैं। वो नूर आलम खान साहब हो पार्लियामान में, या आपकी जमात के अहमद जवाद साहब हो जिन्हें आज निकाल दिया गया हो, या फिर ये गवर्नर साहब हो, या फिर ऐसे इकबाल साहब, 4 लोगों का नाम लेते हैं कि क्यों इतना मसला बना हुआ है आपकी जमात के अंदर? लोग अपने आप को क्लियर करना चाह रहे हैं, बैगेज नहीं उठाना चाह रहे गवर्नेंस का हुकूमत की। आयशा मेरी बात सुने, ऐसे इकबाल साहब को कहें पहले अपने 4 बंदों को तो ढूंढ लें, फिर हमारे बंदों की बात करें। इसलिए उनकी बात का तो मेरे पास इससे बढ़ के जवाब नहीं है। जो चौधरी साहब ने जवाब दिया वो चौधरी साहब उसकी बात का जवाब देंगे। मैं तो जिस बात का जवाब देने लगी हूं ना, आज इन्होंने एक प्रोटेस्ट प्लान किया था, इनके अपने घर लाड़काना में था। इन्होंने कहा था हम 1000 ट्रैक्टर जमा करेंगे। उसके बावजूद फुटेजेस जो आ रही हैं, आपको पता है कितने ट्रैक्टर, 75 से ज्यादा वहां ट्रैक्टर नहीं इकट्ठे हुए, 1500 से ज्यादा वहां लोग नहीं जमा हुए। इनका गढ़ है, इनका कब्र, कफन, इनके लीडर, सब कुछ वहां पर है। फिर असल में ना मुझे इन लोगों की बात अब बिल्कुल फील नहीं होती। इसलिए फील नहीं होती कि इनके चेयरमैन से सवाल करते हैं शाहरुख जतोई का कि वो जो है उसको किसने फेक सर्टिफिकेट दिया है, या आगे से कहते हैं इमरान खान से पूछो। उज़ैर मेमन के कत्ल का पूछते हैं, कहते हैं इमरान खान से पूरा मुल्क ये सुन रहा है आपके प्राइम मिनिस्टर से पूछो। आपके प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल से लगातार ये करता है। कहते हैं 10 अरब के कद्दू इनके 2 टांगों वाले चूहे खा गए। वो कहते हैं और उन जैसे आप जैसे नुमाइंदगान जितने हैं वो 3.5 साल से सिर्फ यही तो कह रहे हैं पिछले नु पूछो ज्यादा बढ़ गई है। तो ये आगे से ये कहते हैं उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। असल में ना
इनसे इनके 13 साल का कंसेक्टिव 13 साल का और 35 सालों की हुकूमतों का हिसाब न लें, लेकिन इमरान खान इनको 3 सालों का इनके अपने सिंध में किए हुए कारनामों का भी जवाब दिए। यानी हर बात का इनके बिल हम दे, नाले हम साफ करें, रोडें हम पक्की कराएं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन हम दे, एक से हम इनके जो थर के अंदर हालात है उनके ट्रीटमेंट हम करें, इनके आखिरी मिनट में कैसर साहब का पॉइंट ले लें। इतने अच्छे हालात थे, नहीं एक सेकंड, इनके इतने अच्छे हालात थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि इससे जो है बढ़ के खराब हुकूमत की कारकर्दगी नहीं हो सकती। भाषण देना आसान है, अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करेंगे, सब मलबा इमरान खान पे डाल दे। इमरान खान के पाए का मैं पहले बता चुकी हूँ, ना पार्टी में लीडर है ना मुल्क में। ठीक है, पार्टी में कोई लीडर नहीं। मैं कैसर साहब से पूछ रही हूँ इनकी पार्टी में कोई लीडर है कि नहीं है, उनका कोई मुतबादिल सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है जी, कैसर साहब आपकी पार्टी में कोई मुतबादिल की तलाश जारी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी तो नहीं नजर आती है, तो आप लोगों ने तलाश कर लिया मुतबादिल जमात में? नहीं जी, हमारे यहाँ कोई ऐसी डिस्कशन हमारी पार्टी में नहीं होती। और मैं सब अपने दोस्तों से कहूँगा कि देखिए ना, हमें बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ, हम 3-3.5 साल तो ये हो गए, इससे पहले भी असेंबली में भी यही बात कर रहे हैं कि आप बुरे हम अच्छे, हम दुनिया के बेहतरीन और आप दुनिया के सबसे ख़राब, और दुश्मनाम तरादी और एक दूसरे पे चोर डाकू। अब हमें अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताना चाहिए। ये तो प्रोग्राम बहुत हो गए, दुनिया कहाँ चली गई, हम कहाँ रह गए। मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, आज हमसे वो बेहतर सूरत हाल, काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमसे कई गुना ज़्यादा हो गई है। हम कभी ये भी हम एक कहते रहेंगे, मैं कितना भी कहूँगा आलिया मेरी बात नहीं मानेगी, मैं आलिया की बात शायद ना मानूँ। तो बात ये है कि हम देखें ना, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग इस वक्त कंबाइंड अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, और हमें भी चाहिए कि हम लोगों के मसाइल के ऊपर बात करें। जो कुछ भी करनी है, इस वक्त बड़ा दिगरगू हालात हैं, और हम हमारे यहाँ कोई ऐसा अल्टरनेटिव हम तो चाह ही नहीं रहे। हम तो चाह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हो और जो भी उसमें इंटरफेरेंस ना हो, और जो भी हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत जो नहीं आएगी ना, वो बोल्ड स्टेप ले सकेगी। इस वक्त ये हुकूमत ये लेम डक हो चुकी है, इनके पास कोई डिसीजन लेने के लिए रही नहीं, ये कोई कर नहीं रहे ना, कोई बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आलिया हमजा मलिक साहिबा, शहजाद साहब और कैसर शेख साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत लेम डक हो चुकी है, कोई अहम डिसीजन नहीं ले सकती है। उनको लग रहा है कि निजाम कहीं आकर खड़ा हो गया है, कोई तब्दीली दरकार है। आने वाले दिनों में इन्हीं मौजूआत पर गुफ्तगू रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।